गुड मॉर्निंग। आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर शशि एलएनटी कॉलेज राजनीति विज्ञान विभाग से आप लोगों के समक्ष मेजर 1 का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेट। किसी राज्य के निर्माण के लिए किन किन तत्वों का होना जरूरी है, जिसके अभाव में अगर कोई संस्था है तो उसको राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन सा ये पॉइंट है। सबसे पहले, किसी भी राज्य के निर्माण के लिए पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या का होना एकदम आवश्यक है। कहीं वीरान जगह पे या रॉबिन्सन क्रूसो की बात लेंगे कि वो एक राज्य का निर्माण कर लेता, किसी टापू पे रह के अपनी ज़िंदगी भले ही बिता ले, ज़िंदगी का कठिन दौर भले ही पार कर ले, लेकिन वो राज्य का निर्माण कभी भी नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पॉपुलेशन होना चाहिए। अब किसी राज्य का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, कौन सा पॉपुलेशन आदर्श कहलाएगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। प्राचीन समय में यूनानी विचारकों में हम लोग दो प्लेटो और उस एरिस्टोटल अरस्तु के बारे में जानते हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी और उस आदर्श राज्य के लिए जो जनसंख्या सुझाया था वो था 5040। अर्थात एक प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य में कम से कम 5040 जनसंख्या होना चाहिए। वो ये संख्या उस समय जबकि छोटे नगर राज्यों का अस्तित्व था उसके लिए बहुत सही था। लेकिन उसके बाद देखते हैं हम अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु ने कहा था कि 10 किसी भी राज्य के लिए आदर्श जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। और आधुनिक समय में इसका कोई महत्व, जबकि बड़े से बड़े राज्य भारत और चाइना जैसे बड़े राज्य हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिजी और मॉरिशस जैसे छोटे राज्य हैं, मोरक्को जैसे छोटे राज्य हैं, तो जनसंख्या का कोई खास ये नहीं रह गया। तो ऐसी अवस्था में क्या होनी चाहिए जनसंख्या? फिर भी जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे राज्य कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं आए, राज्य के विकास में किसी तरह की बाधा नहीं आए। दूसरी तरफ जनसंख्या अगर स्किल्ड है, जनसंख्या में अगर वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज ज़्यादा है, भाग ज़्यादा है, तो उस राज्य में विकास का दौर विकास सहज ढंग से होगा। और उसके बाद जनसंख्या के बारे में एक चीज़ और जानेंगे कि अगर सजातीय एक ही जाति धर्म भाषा क्षेत्र के लोग हैं तो वहाँ पे राज्य का कार्य बहुत सुचारू रूप से चल पाता है, बहुत सहूलियत होती है इस चीज़ को करने में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर दिक्कत होती होगी जनसंख्या को लेकर। हमारे यहाँ जैसे अनेकता में एकता, विविधता में एकता की बात कही जाती है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ जनसंख्या का काम, जनसंख्या आबादी एक साथ मिलजुल कर भी रहते हैं। हाँ, परेशानियाँ भी कभी कभी आती हैं, लेकिन प्रजातंत्र हम लोग के यहाँ ऐसा है कि उसको सहज ढंग से निपटा लिया जाता है। और हमेशा अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान करके आगे बढ़ने की बात की जाती है। अब राज्य के दूसरे तत्वों के बारे में हम लोग जानेंगे। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व टेरिटरी अर्थात निश्चित भूभाग है। कबीले चारों तरफ नोमैड की तरह भटकते रहेंगे और वो सोचेंगे कि मैं राज्य का निर्माण कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब एक जनसंख्या का निश्चित भाग किसी निश्चित भूभाग पे बसना शुरू करती है तभी वहाँ पे व्यवस्था पनप सकती है और व्यवस्था पनपती भी है। जिस राज्य के पास जनसंख्या हो, सरकार भी वो अपने गठित कर ले तो भी वो राज्य का निर्माण नहीं कर पाएगा अगर उसके पास टेरिटरी नहीं है। जैसे फिलिस्तीन अभी तक राज्य का निर्माण नहीं कर पाया है, जिसके एक ऐसा राज्य जिसके पास सॉवरेंटी हो, निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या और सरकार हो, नहीं हो पाया। और उसी में 2-3 राज्यों के कुछ भूभाग को काटकर, जिसमें फिलिस्तीन भी है, मिस्र होगा और ये एक इजराइल नामक राज्य का निर्माण पॉसिबल हो पाया और 1948 में हो गया था। अभी के वॉर में हम लोगों ने इजराइल के बारे में भी
जाना है और देखा कि कैसे ये बहुत छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी मजबूती से खड़ा है इंटरनेशनल जगत में। तो टेरिटरी, अब हम लोग जानेंगे कि टेरिटरी के अंतर्गत आता क्या सब चीज़ है। जैसे किसी राज्य का जो भूभाग है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड होनी चाहिए, नहीं तो भारत और चाइना, भारत और पाकिस्तान को के बीच बाउंड्री को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं, तो उसे हम लोग देखते हैं। और अगर किसी राज्य का बाउंड्री वेल डिफाइंड रहेगा तो उसको इन विवादों से मुक्ति मिली रहेगी। राज्य के भूभाग के अंतर्गत उसका जो भूभाग है निश्चित, वो उसमें जो मिनरल्स होंगे डिफरेंट, वो उसके बाद माउंटेन, प्लेट्यू, ये सारा चीज़, उसका स्काई, वायुमंडल जो होगा वो सारा चीज़ आएगा। अगर राज्य की सीमा किसी समुद्र से जुड़ी हुई है तो उसका 200 नॉटिकल माइल तक उस राज्य के भूभाग के अंतर्गत आएगा। और राज्य जहाँ अपने देश से राजदूत अगर दूसरे देश में भेजता है तो उस राजदूत जहाँ रहता है उस पर उस राज्य का नियम लागू होगा। समुद्र में चलने वाले जहाज जिस पे उस राज्य का फ्लैग लगा हो वहाँ भी उसी का नियम लागू होता है। तो इस तरीके से अगर जनसंख्या स्किल्ड है तो टेरिटरी अगर मिनरल वाइज रिच है तो उसका फ़ायदा उस राज्य को होगा और उसका विकास बहुत सहज ढंग से हो पाएगा। टेरिटरी में अब लैंड लॉक्ड, वेल डिफाइंड टेरिटरी तो होनी ही चाहिए। लैंड लॉक्ड जो कंट्रीज़ हैं तो उनको वो सुविधा नहीं प्राप्त होती जिस राज्य के से सटा हुआ समुद्र हो, उसको नेविगेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब राज्य का तीसरा एलिमेंट है गवर्नमेंट, सरकार। जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है और वहाँ पे एक वेल डिफाइंड गवर्नमेंट नहीं है तो अराजकता की स्थिति रहेगी। वहाँ उस भूभाग पे शांति और सुरक्षा के लिए एक सरकार का होना जरूरी है, भले ही वो सरकार का रूप कुछ भी हो। जैसे राजतंत्र का हो सकता है, प्रजातंत्र का हो सकता है, तानाशाही व्यवस्था हो सकती है, तो पूरी अराजकतावादी व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसे में अगर एक सरकार है वो पूरे लैंड में अपने कानून को बखूबी लागू करवा पाती है और जनता को सिक्योरिटी दे पाती है, सुरक्षा की, शांति की, तो वो राज्य कहलाएगा और वहाँ पे सही ढंग से कार्य होगा। राज्य जितने भी संस्था है उसमें सुप्रीम है और अन्य जो उसके अंतर्गत संस्थाएं हैं वो राज्य के अधीन ही मानी जाती है। तो एक वेल डिफाइंड सरकार का अभी का जो दौर है उसमें प्रजातांत्रिक सरकार को सबसे अच्छा माना जाता है। और हालांकि ये भी कही जाती है और ये निर्विवाद सत्य भी है कि तानाशाही व्यवस्था में शुरू के वर्षों में अगर तानाशाह चाहे तो तेजी से विकास भी देखा जाता है कुछ मामले में, नहीं तो कानूनी प्रक्रिया का जहाँ तक सवाल है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही होती है। हमारे यहाँ भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है अपने देश में और इसमें जो कमियां, ये 100% सक्सेसफुल नहीं, इसमें जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे दूर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए राज्य के फोर्थ और लास्ट एलिमेंट पे, वो है संप्रभुता या सॉवरेंटी। संप्रभुता राज्य की महत्वपूर्ण शक्ति है और इसके बिना अगर किसी निश्चित भूभाग पर बसी हुई जनसंख्या और उसका गवर्नमेंट भी हो लेकिन उसमें अगर उस गवर्नमेंट के पास अगर सॉवरेंटी का पावर नहीं है, संप्रभुता का पावर नहीं है, तो वो राज्य वास्तव में राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो सॉवरेंटी, ये वास्तविकता सॉवरेंटी दो तरह की होती है, आंतरिक संप्रभुता और सॉवरेंटी या बाह्य सॉवरेंटी। तो इंटरनल सॉवरेंटी का मतलब है कि राज्य के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं, जो लोग हैं, वो राज्य के कानून के अधीन हैं, वो राज्य से ऊपर नहीं है। वो राज्य के सॉवरेंटी, जिस व्यक्ति के पास संप्रभुता पावर है उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं।
इसमें कहा भी गया है कि संप्रभुता उस राज्य के मोस्ट ऑफ द पीपल को मानना होगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल में क्या, मोस्ट ऑफ द पीपल इसलिए कि जो बहुत ओल्ड एज के हैं या बच्चे हैं, वो तो संप्रभुता का अगर उल्लंघन करते हैं तो कानूनी तौर पे गलत हो जाएगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल कहा गया है कि जो नागरिक समझबूझ वाले हैं, समझते हैं, कानून नियम का पालन करते हैं, जानते हैं, तो वो लोग इसका पालन करें, इसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और संप्रभु के पास अगर कोई व्यक्ति अपनी आज्ञा का, राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है, संप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को दंडित करने की क्षमता भी संप्रभु में होना चाहिए। ये इंटरनल सॉवरेंटी हुआ। अब एक्सटर्नल सॉवरेंटी में देखेंगे, राज्य अपने नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में जो निर्णय लेता है, उसको दूसरा राज्य किसी ढंग से उसमें इंटरफेयर नहीं करे, उसको प्रभावित नहीं कर पाए किसी तरीके से। तो इन दोनों चीज़ों को देखने के, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे राष्ट्रमंडल है, तो अगर कोई राज्य राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो ये उसकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है। वो अपनी इच्छा से उसकी सदस्यता स्वीकार करता है और वो जब चाहे स्वेच्छा से उसको छोड़ भी सकता है। तो ये चारों राज्य के आवश्यक तत्व हुए। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर इस में आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास में भी आके पूछ सकते हैं। थैंक्स, आज इतना ही।